ठीक है प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद आपका अगला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है? सिंपल सी चीज है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है, यही आपका क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है। देखिए, जैसे लिखा गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। मतलब कोई भी भाज्य संख्या दिया गया है, आप उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो वही क्या कहलाएगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे कहें कि हमने आपके पास लिखा 6, तो 6 देखो क्या भाई भाज्य संख्या है, ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3, तो 2 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या। अगर हम आपको यहाँ से लेकर चले 12, तो 12 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना के 4 तिहाई 12, तो आप इसे ले सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3। तो देखो हुआ कि नहीं भाई, ये अभाज्य संख्या 2 और ये अभाज्य संख्या 3। अगर हम आपसे कहें कि 24 लिखा गया है, तो 24 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना के 4 गुना के 8 तरीका 24, तो 2 का क्यूब और गुणे 3। अगर हम आपसे कहें कि 140 लिखा गया, तो आप इसे क्या लिखोगे? 14 गुणे 10, 14 को लिख सकते हो 2 गुणे 7 और 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ से देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है, वही आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। अब बात उठता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यूज कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग जो है हम लोग जब भी दो संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हो, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करते हैं। तो ठीक है, आइए बताते हैं कि हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से कैसे आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपके पास 2 संख्याएं ए और बी हैं। आपके पास 2 संख्याएं कौन है? ए और बी है। तो यहाँ से आप एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ए कॉमा बी, इसके महत्तम समापवर्तक को हम इससे डिनोट करेंगे और इसके एलसीएम को हम लोग लिखेंगे एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ए कॉमा बी। तो अगर किसी भी 2 संख्याएं दी गई हैं, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF ऑफ A कामा B और गुणे LCM ऑफ A कामा B के क्या। ठीक है बच्चों, देखिए हमने आपको बताया यदि A और B 2 संख्याएं हैं, यदि HCF उनका पता हो, LCM पता हो, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें, आप ले लीजिए जैसे 2 संख्याएं, आप ले लीजिए 4 और 12, ठीक है। 4 और 12 का अगर हम आपसे कहें कि एचसीएफ कितना होगा, तो 4 और 12 का अगर आप एचसीएफ कहेंगे भाई, तो वो तो 4 होगा। और अगर एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम आपका कितना होगा? 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो 12 चौक 48 और 12 चौक 48। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित आपका पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इसमें आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है 140। तो 140 को भाई क्या करेंगे? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को क्या लिख सकते हो? पहले भाई 14 गुणे 10। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सोचने लगे 2 से कटा 3 से, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर 14 गुणे 10 को क्या लिख सकते हो? 14 को 2 गुणे 7 और 10 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 2। अब देखिए 2 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे 5 गुणे 7। देखिए हो गया कि नहीं? ठीक है, तो 140 को जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपका दूसरा है 156। तो 156 देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 2 से 156 को डिवाइड करके देख लेंगे। तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 78 हो जाएगा। तो 2 गुणे 78 और 78 का अगर आप लिखेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 तेईस 6 और उसके बाद जो है 2 9 18, ठीक।
फिर इसे क्या लिखेंगे 13 तिया 39, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुणे 3 और गुणे 13। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो देखिए आपका 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको जो है अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। 38 25 है, तीसरा नंबर आपका है, तो 38 25 अगर आपका है तो आप देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम में यदि 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो आप 38 और 25 को 5 से विभाजित करिए। जब 38 25 को 5 से विभाजित करेंगे तो देखिए 38 25 5 सत्ते 35, बचा कितना 3, 5 छक्का 30 और 5 25, तो आप इसे कितना लिखेंगे भाई 5 गुणे 765। फिर से अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 765 को, तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, बचा 2, 50 25 और 5 है 15, तो 153 बार में जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे 5 गुणे 153। अब यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, तो ये संख्या आप देखेंगे 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे, जब 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 और 3 एक कम 3, तो 3 से काटेंगे तो गुणे 3 और यहाँ पे 3 बचे 15 और 3 एक कम 3, 51 बार में जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे और 17 17 17 34 17 तिया 51, तो इसे आप लिख सकते हैं 17 गुणे 3। और अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड भी साइड में कर सकते हैं कि पहले 2 से काटिए 3 से काटिए, जो आप बहुत पहले से जानते हैं। इस तरीके से करने से क्या है, आप जल्दी से रिजल्ट के पास पहुंच जाएंगे। तो आप इसे देखो क्या लिख सकते हो 3 गुणे 5 का स्क्वायर, ठीक है, या 3 का स्क्वायर 2 बार 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर और गुणे 17। ये देखिए आपका अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिख लिए। अब आपका इसी तरीके से चौथा है, चौथा वाला देखिए आपको क्या लिखा गया भाई 5005, तो 5005 लिखा गया। साफ जाहिर हो रहा है कि पहले तो ये 5 से कटेगा, तो आप इसे देखो क्या लिख सकते हो 1 या 5 गुणे 1001, कटेगा कि नहीं भाई, 5 से काटेंगे तो 5 गुणे 1001, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 5 7 से काट के अगर देखिए 1001 अगर आपका जो है 7 से कटेगा तो 7 एक कम 7, बचा कितना भाई 3, फिर 7 4 28, बचा कितना 2 और 7 तरीक का 21। तो आप इसे कितना लिखेंगे भाई 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे फिर 143। अब 143 को देखिए, अगर आप देखेंगे 4 3 7, तो 143 आपका जो है फिर 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, 8 से 9 से 13 से अगर आप काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा। तो 143 को अगर आप 13 से काटेंगे तो देखिए 13 से 13 एक कम 13, बचा 1 और 11 बार में जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 143 को 5 गुणे 7 गुणे 143 को लिख सकते हैं 13 गुणे 11, ठीक है। तो इसको देखो 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या और 11 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है। तो 5005 को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका पांचवा सवाल है 74 29, 7429 को आप देखिए क्या लिख सकते हैं 7429 को आप जो है आप इसे करके देख लीजिएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 17 भी आपका क्या है अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या है। तो इस टाइप का बच्चों जो भी सवाल होगा आप उसे लगाइएगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, आइए आगे सवाल देखते हैं। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 2 1 6 और 20 है, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप पहले 6 को क्या करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से आप इसे तोड़िए, तो क्या लिखेंगे भाई 2 गुणे 3। और 20 को अगर आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 और फिर इसे क्या लिखेंगे 2 गुणे 5, ठीक है। तो अगर हम कहें एचसीएफ ऑफ 6, 20 कहने का मतलब है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो,
तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। और एलसीएम की बात करेंगे भाई, तो एलसीएम आपका क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखिए ही लिखिए, जो बचा हुआ है उसको भी लिख दीजिए। तो दोनों में कॉमन 2 है और बचा हुआ कौन है भाई, 2 भी बचा है, 3 भी बचा है, 5 भी बचा है। 2 दूना के 4 तय 12 पंजे 7। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। प्यारे स्टूडेंट लोग, आप इस पर आधारित अपने एक्सरसाइज का सवाल लगाइएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।